Assalamu alaikum. Hope you guys are doing very well. So we have made a lot of progression in our cardiovascular physical therapy according to the NPTE course content. And today we are going to discuss coronary artery diseases in this session today. So those को हम start करते हैं with atherosclerosis. If we talk about the characteristics of atherosclerosis, it is a disease of moderate and large arteries. Atherosclerosis is basically a plaque formation of fats, white blood cells, platelets and other substances or molecules and nutrients. ठीक है. देन अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है इंटीमल लेयर ऑफ ब्लड वेसल wall from focal accumulation of lipids, platelets, monocytes, plaques and other debris. In atherosclerosis, there is a minor sort of injury in the arteries which causes these focal accumulations. ठीक है. In which there are lipids, platelets, monocytes, plaque and other debris और T cells भी हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर, तो they cause accumulation. What are the risk factors की अगर बात करें तो there are modifiable and non-modifiable risk factors. Non-modifiable risk factors are which we cannot change or have control over. ठीक है, जैसे कि एज, सेक्स, रेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD, coronary artery disease. ठीक है. And modifiable risk factors which we have control over and we can easily change these habits in our daily life routine, like cigarette smoking. We can see cigarette smoking. High blood pressure, we can maintain our blood pressure. Elevated cholesterol levels and LDL levels, elevated blood homocysteines, obesity, inactivity, stress. ठीक है. These are factors which we can कंट्रोल बाय ourselves. ठीक है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय ourselves और बाय medications और changing some habits in our daily life routine. Then we have contributory diseases such as diabetes. There are 2 or more risk factors multiple risk of coronary artery disease. 2 या 2 से ज़्यादा अगर जो है हमारे पास जो है रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं तो they can contribute into the coronary artery disease. ठीक है. Then we have main clinical syndrome of coronary artery disease. सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एंजाइना, पेक्टोरलिस एंजाइना. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हमारे पास जो है वो सिंड्रोम है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब होती हैं एक ही पेशेंट के अंदर तो उसको हम एक सिंड्रोम कहते हैं. सिंड्रोम इज़ बेसिकली इन अम्ब्रेला टर्म जिसमें कभी भी एक आइडेंटिफाइबल चीज़ नहीं होती है, उसमें हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो कंडीशन पेशेंट के अंदर मौजूद होती हैं. एंजाइना पेक्टोरस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है. फिर हमारे पास हार्ट फेलियर है और सडन डेथ है, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं. इनमें से कोई भी 2 या उससे ज़्यादा जो है अगर कंडीशन पेशेंट के अंदर मौजूद है तो दैट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम ऑफ CAD. Angina pectoris is chest compression, chest pain, substernal chest pain or pressure may be accompanied by Levin's sign. Patient clenches fist over sternum. ठीक है. स्टर्नम के ऊपर पेशेंट जो है वो क्लेंच कर लेता है. क्रशिंग टाइप पेन होता है एंजाइना पेक्टोरस का. दिस रिप्रेजेंट्स इम्बैलेंस ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड. ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड शुड बी इन बैलेंस. ठीक है. हमेशा उनके दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं. ठीक है. अब ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो उसको जो है वो मॉनिटर करने के, उसको जो है वो बैलेंस आउट करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. हार्ट रेट इंक्रीज़ होना भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, उसको मेंटेन रहना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा हार्ट कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो वो ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसल जो है वो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी में जाएंगे, फिर प्रॉब्लम कॉज करेंगे, फटीग कॉज होने लगेगा या फिर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद जो है डिमांड, मतलब सप्लाई ज़्यादा नहीं है लेकिन डिमांड ज़्यादा है. ठीक है. या फिर सप्लाई एक्सेसिव है लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसका बैलेंस होना ज़रूरी है. इंक्रीज डिमांड ऑन हार्ट एक्सर्शन, जैसे कि एक्सर्शन कॉजेज इंक्रीज डिमांड ऑफ O2 सप्लाई विच इन टर्न कॉजेज इंक्रीज डिमांड ऑफ ब्लड सप्लाई. ठीक है. एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस, स्मोकिंग, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर स्पेशली कोल्ड, overeating, tachyarrhythmias. ठीक है. Then we have vasospasm. Symptoms may be present at the rest. Then we have types of angina. There are basically 2 types of angina, but sometimes we have हमारे पास जो है वो कुछ और टाइप्स भी आ जाती हैं जिसमें प्रिंसिमेंटल इंजाइना को हम डिस्कस कर रहे होते हैं. यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल है लेकिन हम प्रिंसिमेंटल को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बिकॉज मेरी जो फ्रेंड है जिसने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, अब उसके कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास प्रिंसिमेंटल इंजाइना भी है, तो हमें उसको भी कवर करना है.
ठीक है। स्टेबल एंजाइना क्लासिक एक्सर्शन एंजाइना होता है, अकर्स एट प्रेडिक्टेबल रेट प्रेशर प्रोडक्ट, अकर्स एट प्रिडिक्टेबल। स्टेबल एंजाइना प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, रिलीव्ड हो जाता है विथ रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन्स। अनस्टेबल एंजाइना जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, सडन नहीं हो जाता है, प्री इन्फेक्शन पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है। क्रिसेंडो एंजाइना होता है, ठीक है। कोरोनरी इनसफिशिएंसी होती है विद रिस्क फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन और सडन डेथ। पेन इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, आप जो है वो मतलब इसको नाइट्रोग्लिसरीन के साथ भी या रेस्ट के साथ नहीं कंट्रोल कर सकते हो। अनस्टेबल एंजाइना नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ठीक है। तो डजंट अकर एट प्रिडिक्टेबल रेट प्रेशर प्रोडक्ट, ठीक है। Then we have myocardial infarction. Sorry, but before myocardial infarction, we need to understand prinzimental angina or variant angina. टू स्टडी प्रिंसिपेंटल एंजाइना मैं इस बुक को कंसिडर करूँगी। ये बुक जो है हमारे पास इस तरह की कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी फिजिकल थेरेपी की है, ठीक है, विलियम्स की है और डीटर की है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है इसको कवर करेंगे। प्रिंसिपेंटल एंजाइना या एटिपिकल और वेरिएंट एंजाइना इज एन अनयूजुअल टाइप ऑफ कार्डियक पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया दैट अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एट रेस्ट। मतलब आपको किसी एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं होती है, रेस्ट में ही पेशेंट को जो है वो एंजाइना डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएंट एंजाइना यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस एसोसिएटेड विद एंड इज एसोसिएटेड विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन रादर देन द डिप्रेशन ऑफ ऑन ईसीजी। एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट कर जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ एंजाइना इज ऑफन सीवियर, कैरेक्टरिस्टिकली अकर्स इन अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में होता है, अवेकिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम स्लीप। इट टेंड्स टू इन्वॉल्व राइट कोरोनरी आर्टरी, यूजुअली इट इज़ लाइकली टू एसोसिएटेड विद एरिथमियाज, कंडक्शन डिफेक्ट्स। प्रिंसिपेंटल एंजाइना मे बी एसोसिएटेड विद acute myocardial infarctions, ठीक है, सेवियर कार्डिक एरिथमियाज इंक्लूडिंग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड फिब्रिलेशन। फिर एक और टाइप आ जाती है एसिम्प्टोमेटिक और साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। पता ही नहीं कि इस्कीमिया पेशेंट में है। एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स नज़र नहीं आते, ओवर द डीकेज पेशेंट जो है वो फिर सिम्टम्स डेवलप करता है, ठीक है। मेनी इंडिविजुअल्स हैव सम एपिसोड ऑफ साइलेंट इस्कीमिया विदाउट सिम्टम्स, सम पेशेंट्स हैव ओनली साइलेंट इस्कीमिया। एसिम्प्टोमेटिक इस्कीमिया एपिसोड्स में बी प्रेजेंट इन पेशेंट्स विद द एनी ऑफ द aforementioned ischemia, coronary syndrome or after an MI. Some patient never complain of chest pain, ठीक है। Some patient never complain of chest pain with episodes of ischemia. Other inconsistently report chest pain with episodes of ischemia. तो ये साइलेंट इस्कीमिया होगा। अब साइलेंट इस्कीमिया की वजह से भी हमें जो है वो अनस्टेबल एंजाइना या प्रिंसिपेंटल एंजाइना फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब प्रिंसिपेंटल को जो है यहाँ पर मल्टीपल नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि एटिपिकल हो गया, वेरिएंट एंजाइना हो गया, प्रिंसिपेंटल एंजाइना हो गया। तो ये तो हो गई एंजाइना की टाइप्स। अच्छा जी, तो इन सब का जो लिंक है ना इस एंजाइना का, स्टेबल अनस्टेबल प्रिंसिपेंटल एंजाइना का, तो इसका जो लिंक है ना वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। अब प्रोलॉन्ग इस्कीमिया, इंजरी या डेथ ऑफ एन एरिया ऑफ द मायोकार्डियम कोज अकल्जन ऑफ वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज, अकल्जन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द अकल्जन आर एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज विथ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस either can be of blood or एथीरोमा, as I have told you before। एथीरोमा जो है वो एक प्लाक फॉर्मेशन होती है ऑफ लिपिड्स, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स एंड अदर डेब्रिस। क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो किसी की माइन्यूट इंजरी हो जाती है, तो उसके चक्कर में जो है वो वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। हीलिंग प्रोसेस के साथ साथ जो है वो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, लिपिड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, तो वो आहिस्ता वहाँ पर जो है वो वॉल की थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, विच कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन। और ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो इस्कीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव कोरोनरी वेजोस्पाज्म या एम्बोलिज्म या कोकेन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कॉज। देन वी हैव जोन ऑफ इन्फेक्शन। देयर आर 3 जोन्स ऑफ इन्फेक्शन, सेंट्रल जोन, जोन ऑफ इंजरी एंड जोन ऑफ इस्कीमिया। सेंट्रल जोन, इसकी ना मैं आपको ज़रा पिक्चर दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये देखें इस तरह से जो है यहाँ पर प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस भी बन जाता है, या लिपिड एक्यूमुलेशन इस तरह से होती है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वॉल को थिक करके
ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगता है। ये होती है वॉल की थिकनिंग होना, मतलब वॉल थिक होके नैरो करती जा रही है स्पेस को, तो फिर यहाँ पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, या फिर ब्लड क्लॉट आ जाता है, थ्रोम्बस, ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन किसी वजह से हो जाती है, तो फिर वहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये हम जोन की बात करें, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल जोन है, जोन ऑफ इंजरी है, जोन ऑफ इस्कीमिया है। सेंट्रल जोन की बात करें तो यहाँ पर जो है ना, ये एब्नॉर्मल पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स हमें नज़र आएंगी। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ नेक्रोटिक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इनर्ट होते हैं ईसीजी पर, जैसे कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स हमें नज़र आएंगी, ठीक है। देन वी हैव जोन ऑफ इंजरी, एरिया जो है इमीडिएटली एडजेसेंट टू सेंट्रल जोन, ये जो है टिश्यू इज़ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाते हैं। अब टिश्यू नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते नहीं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। सेल्स जो है वो अंडरगोइंग मेटाबॉलिक चेंजेस में आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं ये ईसीजी पर, सी एलिवेटेड एसटी सेगमेंट इन लीज ओवर इंजर्ड एरिया, ठीक है। देन वी हैव जोन ऑफ इस्कीमिया, आउटर एरिया सेल्स ऑल्सो अंडरगोइंग मेटाबॉलिक चेंजेस, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं ऑन ईसीजी, एंड टी वेव जो है वो यहाँ पर इन्वर्जन होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ दीज आर दी 3 एरिया, सेंट्रल एरिया, फिर सराउंडिंग एरिया, फिर उसके बाद अदर सराउंडिंग एरिया, ठीक है। ये बिल्कुल जो है यहाँ पर इंजरी हुई थी तो इस्कीमिया कॉज होकर आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द के एरियाज़ को भी इस्कीमिक कर रहा है। देन वी हैव साइट्स ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पर हमारे पास 2 साइट्स है, ट्रांसम्यूरल और नॉन ट्रांसम्यूरल। नॉन ट्रांसम्यूरल की बात करें तो नॉन ट्रांसम्यूरल नॉन क्यू वेव होता है, ये देखिए ये इस तरह का एरिया, ठीक है, ये वाला जोन हो गया, ठीक है। ट्रांसम्यूरल जिसमें हमारे पास क्यू वेव इन्फेक्शन होता है, वो ये वाला एरिया कॉन्ट्रेक्टाइल एरिया, यहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, देखिए हो तो बाद में फिर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल जाता है, ठीक है। ट्रांसम्यूरल क्यू वेव इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसम्यूरल जो ये वाला एरिया है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है फुल थिकनेस होती है मायोकार्डियम की इस रीजन पर। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल नॉन क्यू वेव फॉर्मेशन इन्फेक्शन की बात करें तो सब एंडोकार्डियल, सब एपिकार्डियल, इंट्राम्यूरल इन्फेक्शंस होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होना शुरू हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन में देखें तो हमारे पास इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, लेटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल आ जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल इन्फेक्शन हो जाता है, सॉरी फॉर द कॉल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लग जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो है वो इन्फेक्शन मिलता है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ अपर कंडक्शन सिस्टम में यहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन होगा, फिर राइट कोरोनरी आर्टरी में इन्फेक्शन होगा। तो ये हो गया इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लेटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें तो वेंट्रिकुलर एक्टोपी होती है। एक्टोपी जो है वो फॉल्स, मतलब किसी भी चीज़ का जो है वो फॉल्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, फॉल्स जो है वो कंडक्शन भी हो सकती है, तो दैट इज़ एक्टोपी, मतलब एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी बट वहाँ पर जनरेट हो चुकी है। इसकी जो है वो यहाँ पर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होगा, डिस्टर्बेंसेस होने लग जाएंगी लोअर कंडक्शन सिस्टम में, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फंक्शन रिजल्ट्स इन इम्पेयर वेंट्रिकुलर फंक्शन। वेंट्रिकल का फंक्शन अगर इम्पेयर होता है तो व्हाट विल हैपन, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दैट पम्प्स द ब्लड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन वाया एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। देन वी कार्डियक आउटपुट अगेन हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट पम्प्स आउट द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। एंड इजेक्शन फ्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इजेक्शन फ्रैक्शन, इन तीनों का रिलेशनशिप जो है ना वो हमारे पास उसके साथ है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो है वो एओर्टा के साथ है, ठीक है। तो अगर वेंट्रिकुलर फंक्शन में रिजल्ट मसला हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगी, इम्पेयरमेंट आ जाएगी, तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इजेक्शन फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इंक्रीज इन डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी को देखें तो इलेक्ट्रिकली यहाँ पर क्या मसाइल होना शुरू हो जाएंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद, तो एरिथमियाज होना शुरू हो जाएंगे प्रेजेंट इन इंजरीज एंड इस्कीमिक एरियाज में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जैसे कि क्यू वेव्स, टी वेव, एस टी वेव्स, पी आर इंटरवल, ठीक है, क्यू
वेव हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हार्ट फेलियर आ जाते हैं। हार्ट फेलियर जो है कंडीशन होती है जिसमें हार्ट इज़ अनेबल टू मेंटेन एडिकेट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, विच इज़ टर्म्ड एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर व्हेन एडीमा इज़ प्रेजेंट। कंजस्टिव हार्ट फेलियर व्हेन एडीमा इज़ प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास etiology देखें। etiology is the root cause results from impairment of the left ventricle function from coronary artery disease, valvular disease, congenital heart disease, hypertension or infection. Non-physiological abnormalities भी रीज़न बन सकती हैं for heart failure. Decreased cardiac output, elevated end diastolic pressure preload, then increased heart rate, impaired ventricular function which over time प्रोग्रेस टू कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, मस्क्यूलर कंडीशन। लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड राइट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर ब्लड इज़ नॉट एडिकेटली पम्प्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड तो है बट बिकॉज ऑफ सम ऑकल्जन की बात कर लें या फिर जो है वो ब्लड इतना है ही नहीं वेंट्रिकल में कि वो एडिकेटली पम्प आउट हो सके वाया एओर्टा, तो वो जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में। सॉरी, फिर रिकॉर्डिंग का मसला हो गया था तो बीच में जो है वो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी एंड मुझे नहीं पता चला। इंक्रीज़ इन वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर विथ मतलब फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी साइंस और सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे विच इज़ कफ, डिस्निया, ऑर्थोपनिया, वीकनेस एंड फटीग। Then we have right heart failure. Blood is not adequately returned from systemic circulation to the heart due to failure of right ventricle, which in turn increase pulmonary pressure with peripheral edema. Peripheral edema में weight gain हो जाएगा, venous stasis हो जाएगा, nausea, anorexia, ठीक है। Then we have compensated heart failure, which is controllable via medical therapy. Sympathetic stimulations result in tachycardia and decreased cardiac output result in prerenal failure. Then we have sudden death due to for multiple conditions है which is myocardial infarction, ठीक है, atherosclerosis और heart failure। पेशेंट की जो है वो हार्ट इज़ अनेबल टू पम्प और अनेबल टू कंट्रैक्ट, ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है या कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है विच इन टर्न कॉजेज सडन डेथ ऑफ द पेशेंट एट द स्पॉट। So then now we have medical and surgical management of cardiovascular diseases, ठीक है। तो हम इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम जो है फिर इसको कवर करने के बाद इसकी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर की मैनेजमेंट, उसके बाद हम जो है वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। साथ ही हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ को कवर करना शुरू कर देंगे ताकि हमारे जो दोनों टॉपिक्स हैं ना वो एक ही साथ ख़त्म हो जाए। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।